जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पॉलिटी के बारे में दोस्तों। और पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दोस्तों। तो हम आर्टिकल 1 से देखने वाले हैं दोस्तों कि भारत के संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें कि आर्टिकल फर्स्ट दोस्तों, आर्टिकल फर्स्ट इसमें लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है दोस्तों? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा दोस्तों, इसके बारे में हम आपको समझा दिए और नहीं समझाए तो समझिए दोस्तों। मतलब राज्यों का संघ होगा मतलब कि दोस्तों इंडिया जो है अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों अपने देश को कई राज्यों में विभक्त करके शासन कर रही है दोस्तों। और वहीं बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 1.1 आर्टिकल 1 के 3 भाग हैं दोस्तों। आर्टिकल 1.1, 1.2, 1.3। तो दोस्तों जो आर्टिकल 2 में लिखा है, राज्यों के जो नाम हैं, राज्यों के नाम जैसे अब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, फलाना ढिमकाना हो गया दोस्तों। अब राज्यों का नाम कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा दोस्तों। अगर संविधान एक दस्तावेज है तो मतलब कहीं ना कहीं तो राज्यों का नाम लिखा हुआ कि भारत में इतने राज्य होंगे और कौन कौन राज्य हैं। तो दोस्तों यह कैमी अनुसूची में इसका वर्णन है, तो पहली अनुसूची में वर्णन है। इसी का वर्णन आर्टिकल 1.1 में है। उसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल आता है 1.2, आर्टिकल 1 के 2। इसमें क्या वर्णन है दोस्तों? तो इसमें जो वर्णन है दोस्तों, इसमें कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के राज्य क्षेत्र मतलब दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है दोस्तों। तो आखिर भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे दोस्तों? भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, क्या क्या? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट आ जाएगा दोस्तों क्या? तो राज्य सबसे पहले जो भारत में अभी भी प्रेजेंट है दोस्तों 28 राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले ये आ जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में निहित होगा। सबसे पहला राज्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश। क्या मित्रों? केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया दोस्तों। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद तीसरा आ गया दोस्तों, यह आर्टिकल 1 कितना में इसका वर्णन है? तो 1.3 में वर्णन है, इसका 3 में वर्णन है केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा हो जाएगा राज्य भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिर अर्जित क्षेत्र क्या है? तो अर्जित क्षेत्र से तात्पर्य है दोस्तों वैसे क्षेत्र जिसे हम अपने राज्य में, हम उसको ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के खींचे और उसको अपने राज्य में मिला लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वह अपने स्वेच्छा से बोला कि मालिक मैं आपके देश में मिलना चाहता हूँ, तो हमने भी कहा कि आ जाओ, मिल जाओ। उसी प्रकार दोस्तों यानी कि कोई भी देश दोस्तों मतलब स्वेच्छा से हमारे राज्य में, मतलब हमारे देश में मिलना चाहता है दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं अर्जित किया हुआ क्षेत्र दोस्तों। अब उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक भारत के राज्य क्षेत्र है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि इतना उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो आप उतार सकते हैं दोस्तों। अब एक प्रसंग आती है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र। अब भारत के आर्टिकल फर्स्ट के 1.1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र यहाँ लिखा है दोस्तों कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, और भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ में क्या अंतर है दोस्तों? राज्यों का संघ आर्टिकल 1.1 में लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है मित्रों? तो यहाँ लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र और राज्यों का संघ में क्या अंतर है। तो दोस्तों अभी हम बात किए कि इसमें पहला राज्य आएगा
केंद्र शासित प्रदेश जो कि 28 है वो भी आ जाएगा, और अर्जित किया हुआ क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, अर्जित किया हुआ क्षेत्र, यह तीनों इसमें सम्मिलित होगा दोस्तों। वहीं बात करें राज्य का संघ, इसमें बस राज्य का संघ मतलब 28 राज्य शामिल होंगे दोस्तों। तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो आर्टिकल 1.3 में वर्णन है उसमें तीनों आ जाएंगे दोस्तों। राज्यों का संघ जो कि लिखा है आर्टिकल 1.1 में, उसमें शामिल होंगे मात्र राज्य दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो हम चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 2 में, कि आर्टिकल 2 में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों हम बात करें कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है जो मिलता जुलता है दोस्तों। आर्टिकल 2 एक तरफ लिखें, एक तरफ आर्टिकल 3 लिखें, आर्टिकल 3 लिखें। दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले एक मैप बनाते हैं भारत का। क्या दोस्तों, तो मैप बनाते हैं भारत का। यहाँ एक मैप बना दिए दोस्तों, और एक यहाँ मैप बना देते हैं दोस्तों। थोड़ा जल्दी में मैप बना रहे हैं तो दोस्तों दो हम राज्य भारत देश के क्या बना दिए, तो मैप बना दिए दोस्तों। अगर हम आर्टिकल 2 के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह भारत में जो बाहर क्षेत्र है दोस्तों, उसको अगर भारत के क्षेत्र में मिलाता है, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के बाहरी क्षेत्र को, मतलब बाहर से जो क्षेत्र आया, मतलब बाहरी क्षेत्र को मिलाता है दोस्तों, तो इसके लिए प्रावधान आर्टिकल 2 में है। वहीं मान लीजिए कि यहाँ पर बिहार है दोस्तों, और बिहार और झारखंड वन था, इसको दो भागों में बांट दिया, झारखंड दोस्तों, और इसको बिहार। तो आर्टिकल 3 करता है दोस्तों कि देश के अंदर राज्यों को तोड़कर एक नया राज्य बनाना, या दो राज्यों को मर्ज करके एक नया राज्य बनाने का प्रावधान आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। वहीं आर्टिकल 2 के अंतर्गत क्या प्रावधान है दोस्तों, तो बाहरी क्षेत्र को अपने देश में मिलाना, इसी को बोलते हैं दोस्तों अर्जित किया हुआ क्षेत्र, यानी कि वो अपने स्वेच्छा से अपने देश में मिल गया दोस्तों। तो अब इसका हम प्रावधान आर्टिकल 2 और 3 का एक एक करके विश्लेषण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 3 को मिटाते हैं। तो आर्टिकल 2 में लिखा है दोस्तों, संसद जिन शर्तों, मतलब दोस्तों कि जो शर्त दे राज्य जो शामिल होना चाहिए, जिन शर्तों के अधीन उचित समझे, मतलब अगर वो शर्त देता है और संसद को मंजूर है दोस्तों, अधीन उचित समझे बाहरी क्षेत्र को, उन शर्तों के अधीन, जिन शर्तों के अधीन उचित समझे, संसद जिन शर्तों के अधीन उचित समझे दोस्तों, वो बाहरी क्षेत्र को अपने देश में मिला सकती है, बाहरी क्षेत्र को मिला सकती है। जिन शर्तों के अधीन उचित समझे बाहरी क्षेत्र को मिला सकते हैं, मिला सकती है। मतलब अभी क्या बताएं दोस्तों, तो कि बाहरी शर्तों के अधीन उचित समझे, यानी कि बाहर के राज्य को शामिल करें, ना कि अपने देश के अंदर ही किसी को काट दे और बाहर कर दे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो बाहरी क्षेत्र को जिन शर्तों के अधीन उचित समझे दोस्तों, उसका उपयोग करें। अब उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो जिन शर्तों के अधीन संसद उचित समझे दोस्तों, वो कर दे दोस्तों। तो उसके बाद यदि हम बात करें कि सबसे पहला इसका उपयोग संसद कब किया दोस्तों, तो अगर बात करें तो संसद इसका सबसे पहला उपयोग सिक्किम के लिए किया। किसके लिए दोस्तों, तो सिक्किम के लिए राज्यों का स्थापना किया दोस्तों। सबसे पहला सिक्किम, जो कि ऐसे भारत का मैप बनाएं तो यहाँ पर होता है सिक्किम, इसके लिए सिक्किम। तो आप इसका कहानी सुनिए दोस्तों। बात करें सिक्किम में, तो बात है यह दोस्तों 1642 ईस्वी में, 1642 ईस्वी में सिक्किम राज्य की स्थापना दोस्तों, सिक्किम की स्थापना एक बौद्ध भिक्षु थे दोस्तों। कौन? बौद्ध भिक्षु
सिक्किम का स्थापना बौद्ध भिक्षु नामग्याल द्वारा किया गया है। किनके द्वारा मेरे मित्रों? तो नामग्याल द्वारा किया गया। एक नामग्याल बौद्ध भिक्षु थे जो 1642 ईस्वी में क्या किए दोस्तों? तो सिक्किम में स्थापना किए बौद्ध भिक्षु नामग्याल। उसके बाद बात करें दोस्तों, अब सीधे हम चलते हैं 18वीं सदी के शुरुआत में। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ एक शासन है जिसका नाम है चोग्याल। तो बौद्ध भिक्षु ने स्थापना तो कर दिया दोस्तों, लेकिन लंबे समय तक दोस्तों चोग्याल राजवंश दोस्तों यहाँ शासन किया। और यह लगभग दोस्तों 1642 ईस्वी से समझिए तो लेकर कब तक शासन किया दोस्तों? तो कब? जब तक कि यह मिल नहीं गया, यानी कि 1975 ईस्वी तक दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि कितना लंबे समय तक चोग्याल वंश ने सिक्किम पे शासन किया मेरे मित्रों। अब शासन किया दोस्तों, तो सिक्किम का आखिर भारत में विलय कैसे हुआ, इसके बारे में हम धीरे धीरे करके वर्णन करते हैं। तो यह बात है दोस्तों 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटेन और सिक्किम की संधि हुई और बिहार दोस्तों सिक्किम की संधि हुई और संरक्षित राज्य बन गया ब्रिटेन का। संरक्षित राज्य कौन बन गया दोस्तों? सिक्किम जो है दोस्तों ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बन गया। अब संरक्षित राज्य से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो संरक्षित राज्य से तात्पर्य है मेरे मित्रों कि कोई ऐसा राज्य जिसके विदेश हम देखेंगे, मतलब अगर किसी देश के साथ उसे संधि समझौता करना है तो उसका कारोबार हम देखेंगे, यानी कि ब्रिटेन देखेगा दोस्तों। अगर किसी से संधि करना है सिक्किम को तो ब्रिटेन से पूछेगा कि मालिक मैं किसी के साथ संधि कर लूँ। अगर ब्रिटेन नहीं कहता है तो संधि नहीं करेगा। उसके बाद संधि के बात करें दोस्तों तो संचार और सुरक्षा के लिए अगर मान लीजिए कि कोई युद्ध हुआ दोस्तों तो उसको कौन देखेगा दोस्तों? तो वही देखेगा दोस्तों, कौन? तो ब्रिटेन। संरक्षित राज्य से तात्पर्य है दोस्तों संचार, सुरक्षा, संधि। अब संधि करना है, सुरक्षा भी संरक्षित राज्य है जो वही देगा दोस्तों। तो अब ब्रिटेन देना प्रारंभ कर दिया। किसको दोस्तों? तो सिक्किम को ब्रिटेन देना प्रारंभ कर दिया। क्या? संरक्षण। अब अगर हम उसके बाद बात करें मित्रों, अगर उसके बाद हम बात करें तो बात है यार 1947 की दोस्तों। अब 1947 में जब ब्रिटेन छोड़ के चला गया भारत को, तो क्या सिक्किम को पकड़े रहेगा? सिक्किम को भी वह छोड़ के चला गया। अब जब वह सिक्किम को छोड़ के चला गया दोस्तों, किसको छोड़ के चला गया? सिक्किम। अब जब वह सिक्किम को छोड़ के चला गया तो यहाँ प्रसंग आती है कि अब फिर से इसे संरक्षित राज्य, फिर इसका समझौता भारत के साथ, उसके बाद संरक्षित राज्य भारत के साथ 1950 ईस्वी में समझौता हुआ और भारत का संरक्षित राज्य बन गया। भारत मतलब भारत, लोकतांत्रिक भारत, डेमोक्रेटिक भारत का संरक्षित राज्य 1950 ईस्वी में बन गया सिक्किम। और उसी समय दोस्तों जब भारत के अंडर आ गया दोस्तों, तो यहाँ एक सिक्किम में दोस्तों सिक्किम कांग्रेस का स्थापना हुआ, जो कि लोकतांत्रिक पार्टी था दोस्तों। क्या पार्टी था? तो लोकतांत्रिक पार्टी था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, इसको दूसरा आर्टिकल आप लिख लिए होंगे दोस्तों, उसके बाद अब इसको हम मिटाते हैं। सिक्किम कांग्रेस का जो उद्देश्य था दोस्तों, भारत में सिक्किम का विलय। यह लोकतांत्रिक पार्टी था दोस्तों, लोकतांत्रिक पार्टी था। दूसरा है दोस्तों लोकतंत्र का विस्तार, लोकतंत्र का विस्तार, लोकतंत्र का विस्तार। तीसरा है दोस्तों सामंतवाद का उन्मूलन, यानी कि सामंतवाद को समाप्त करना मेरे मित्रों, सामंतवाद का उन्मूलन, सामंतवाद का उन्मूलन। और दोस्तों क्लास के अंत में हम बताएंगे दोस्तों कि सामंतवाद क्या होता है, सामंत आखिर कहते किसको है। तो दोस्तों सिक्किम जो कांग्रेस बनी दोस्तों, लोकतांत्रिक पार्टी, उसका उद्देश्य था कि भारत में विलय होना चाहिए सिक्किम का, लोकतंत्र का विकास होना चाहिए सिक्किम में। और उसके बाद बात करें तो सिक्किम का क्या होना चाहिए, तो जो सामंतवाद का उन्मूलन, यानी कि राज्य तंत्र को एकदम नीचे दबा के रखा जाए दोस्तों। तो बात करें तो इस पे चल दी दोस्तों सिक्किम पार्टी, यानी कि सिक्किम कांग्रेस। तो बात करें दोस्तों 1952 से
1974 के बीच 5 चुनाव हुए मेरे मित्रों, 5 चुनाव हुए। और 5 चुनाव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 5 चुनाव में लास्ट के जो 2 चुनाव हुए उसमें बवाल हो गया दोस्तों। और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो सिक्किम कांग्रेस थी लोकतंत्र को बढ़ावा देने लगी, और सिक्किम जो राजतंत्र था यानी कि सामंतवाद का उन्मूलन था उसे दबाने लगी दोस्तों, जिससे जिससे चोग्याल वंश जो थे। अब दोस्तों प्रसंग आते हैं, जो चोग्याल वंश के जो राजा थे दोस्तों, उनकी पत्नी अमेरिकन थी और उसी के प्रभाव में पत्नी के काफ़ी ज़्यादा दीवानी थी, और पत्नी जो कहते थे वही करते थे, तो वह विद्रोह करना शुरू कर दिए दोस्तों लास्ट के 2 चुनाव में। अभी हम क्या बताएं, 1952 से 1974 के बीच 5 चुनाव हुए, जिसमें विवाद करना किसने शुरू कर दिया दोस्तों, तो चोग्याल वंश ने, जिसके कारण सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ दोस्तों। जनमत संग्रह हुआ किस मुद्दे पे मेरे मित्रों, तो कि क्या आप भारत में मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि चोग्याल वंश सही नहीं कर रहा था, तो सिक्किम कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों जनमत संग्रह में दोस्तों 97.6% लोगों ने इच्छा जाहिर की, मिलने की इच्छा जाहिर की दोस्तों, मिलने की। अब दोस्तों अब चाह कर भी चोग्याल वंश कुछ नहीं कर सकते थे दोस्तों, तो अब मिलन होना ही था सिक्किम का, कहाँ भारत में, क्योंकि जहाँ दोस्तों मतलब 2-3% मच्छर कुछ थे जो कि कथाकथित लोग बस वही मिलना नहीं चाहते थे, नहीं तो बाकी सब मिलने के लिए तैयार हो गए, जिसके कारण उन्हें मिला लिया गया सिक्किम को। अब बात करें इसके लिए क्या क्या प्रस्ताव आया, तो दोस्तों आप इन सब शब्दों को शॉर्ट में आप नोट्स कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इसका कुछ ज़्यादा एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो ये फैक्ट्स है यही पूछता है दोस्तों। अब उसके बाद बात करें कि इसके लिए क्या प्रस्ताव सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए लाया गया, क्या प्रस्ताव लाया गया। तो दोस्तों इसके लिए सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया। अब 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ। अब संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, तो 1974 ईस्वी में सिक्किम को, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया। और इसके लिए दोस्तों आर्टिकल 2A जोड़ा गया, यानी कि अनुच्छेद 2A जोड़ा गया दोस्तों, और एक अनुसूची जोड़ा गया जिसका नाम है दोस्तों अनुसूची 10। अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो अनुसूची 10 में दल बदल कानून शामिल है, लेकिन पहले बात करें तो इसमें क्या शामिल था, तो कुछ समय के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम का भारत में विलय और सहायक राज्य का सिक्किम को जो दर्जा दिया गया था वही शामिल था, तो अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अब सिक्किम के लोग हो गए नाराज। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी को गोद लिए और गोद लेके उसको हमेशा सौतेला सौतेला कहते रहें, तो वह नाराज होगा ही दोस्तों। उसी प्रकार सिक्किम के लोगों ने भारी नाराजगी जाहिर की कि हमें पराया बना दिया उसने 2 पल में। तो सिक्किम के लोगों का ऐसा इच्छा था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और भारत में मर्ज कर दिया जाए दोस्तों। तो 35वां संविधान संशोधन दोस्तों उतना सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन अगर पूछे कि सिक्किम को सर्वप्रथम कब मिलाया गया भारत में, तो आपको बताना है 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में। उसके बाद अगर बात करें तो फिर से संविधान संशोधन किया गया दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन। कब दोस्तों, तो 36वां संविधान संशोधन किया गया। तो कब मेरे मित्रों, तो 36वां संविधान संशोधन की हम बात करें तो यह 1975 में किया गया संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे दोस्तों, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा।
किसे दिया गया मेरे मित्रों, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद हम बात करें तो इसके लिए, और इसे 371 च आर्टिकल के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों विशेष राज्य से तात्पर्य है दोस्तों कि सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान देगी, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। अब उसके बाद अगर हम बात करें मेरे मित्रों, तो आर्टिकल 3 को देखते हैं। आर्टिकल 2 में कुछ और विशेष प्रावधान नहीं है मेरे मित्रों। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 दोस्तों, क्या आर्टिकल 3, तो संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकता है, तो हम बताते हैं मेरे मित्रों। संसद विधि द्वारा 2 राज्य क्षेत्र को जोड़कर या एक राज्य क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकता है, नया राज्य बना सकता है। नया राज्य क्या कर सकता है दोस्तों, तो बना सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 3 द्वारा विधि द्वारा संसद 2 राज्य क्षेत्र को जोड़कर एक राज्य क्षेत्र बना सकता है, या एक राज्य क्षेत्र को तोड़कर 2 राज्य क्षेत्र बना सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो राज्य क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है, बढ़ा घटा सकती है दोस्तों। तो राज्य क्षेत्र को बढ़ा घटा दोनों सकती हैं। तो कैसे बढ़ा घटा सकती है दोस्तों, इसका हम प्रावधान देखते हैं। अभी सबसे पहले क्या क्या कर सकती है उसको देखते हैं। तो दूसरा ये हो गया। और वहीं अगर हम बात करें तीसरा क्या कर सकती है, तो राज्य के सीमा परिवर्तन। चौथा राज्य के नाम परिवर्तन। राज्य के नाम परिवर्तन। तो राज्य के नाम कैसे परिवर्तन कर सकती है, तो सबसे पहले आर्टिकल 3 द्वारा विधि द्वारा संसद क्या क्या कर सकती है, तो 2 राज्य क्षेत्र को तोड़कर या एक राज्य क्षेत्र को तोड़कर 2 राज्य बना सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि यह बिहार है, और बिहार को झारखंड से जब तोड़ दिया दोस्तों, झारखंड से तोड़ के मतलब एक राज्य को तोड़ के 2 नया राज्य बना दिया था। कब दोस्तों, 15 नवंबर 2000 दोस्तों। तो उसी प्रकार ये क्या है, पहला 2 राज्य क्षेत्र को तोड़कर या एक राज्य क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकता है दोस्तों। तो अलग राज्य बना दिया दोस्तों। अब राज्य क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती से क्या तात्पर्य, मान लीजिए कि यहाँ कोई एक जिला है दोस्तों झारखंड का, उसे जोड़ दी बिहार के साथ दोस्तों, तो राज्य क्षेत्र को घटा बढ़ा भी सकती है। और राज्य के सीमा परिवर्तन, दोस्तों सीमा परिवर्तन और राज्य क्षेत्र परिवर्तन में अंतर है दोस्तों। सीमा परिवर्तन से तात्पर्य है दोस्तों कि मान लीजिए कि यह एक तरफ बिहार है और एक तरफ झारखंड है दोस्तों। अब इसको यहाँ से घूम करके झारखंड जाना होगा तो जाना होगा दोस्तों। तो विधि द्वारा संसद क्या किया कि यहाँ से अलग करके इसे जोड़ दिया किसके साथ दोस्तों, तो झारखंड के साथ। अब जोड़ दिया तो सीमा परिवर्तन कर दिया दोस्तों। उसके बाद बात करें तो राज्य का नाम बदल सकती है। जैसे दोस्तों उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया दोस्तों। बहुत से राज्य ना, इलाहाबाद तो खैर राज्य नहीं है दोस्तों, बहुत से राज्य क्षेत्र का नाम बदल के कुछ परिवर्तन कर दिया। तो आखिर इसको करेगी कैसे संसद दोस्तों, आप ये लिख लीजिएगा दोस्तों। आखिर ये संसद करेगी कैसे, तो दोस्तों इसके लिए प्रावधान है
संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उपयुक्त, मतलब जो अभी जो हम लिखे थे कार्य दोस्तों, उपयुक्त कार्य कर सकती है, कार्य करती है। और दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति तब तक संसद को अनुमति नहीं देती है। दोस्तों राष्ट्रपति संसद को, या लिख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति संसद को अनुमति देने के पूर्व अनुमति देने के पूर्व दोस्तों हम आपको इसको बताते हैं। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों, संसद जो उपयुक्त कार्य है दोस्तों जो बोले, वह किससे करती है दोस्तों? तो संसद के राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व। अब राष्ट्रपति संसद को अनुमति देने के पहले सबसे पहले संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य क्षेत्र को देना है दोस्तों, अलग करना है उसको, उसके विधानसभा को एक निर्धारित समय देती है और उससे सुझाव मांगती है कि क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या आपको राज्य को तोड़ के अलग कर देना चाहिए, या आपके राज्य क्षेत्र को जोड़कर अलग कर देना चाहिए, आपके राज्य क्षेत्र का नाम बदल देना चाहिए। तो अगर राज्य, और दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होते। अगर राज्य कही कि आप बदल दीजिए तो बदल देगी, और राज्य अगर नहीं भी कहे तो दोस्तों बदल देगी। अगर वो नाराज भी हो जाए तो उसका समय, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसका दोस्तों जो समय अवधि दिया वो खत्म हो जाएगा, तो राज्य अपने आप बदल देगा उसका नाम, क्षेत्र और सीमा दोस्तों। तो यह राष्ट्रपति एक निश्चित समय देता है दोस्तों, किसको तो विधानसभा को। उसके बाद हम बात करें तो यह दोस्तों अगर बात करें तो जो यह विधि द्वारा संसद परिवर्तन करती है दोस्तों, राष्ट्रपति जब समय अवधि खत्म हो जाता है तो संसद को अनुमति दे देता है, और संसद इसे साधारण बहुमत से दोस्तों, उसके नाम और क्षेत्र परिवर्तन जो भी करना होता है कर देता है। अब दोस्तों साधारण बहुमत, अब इसको दोस्तों आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए दोस्तों, उपयुक्त कार्य को संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से करती है। उपयुक्त कार्य को क्या संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से करती है। इसके बाद हम बात करें तो संसद जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से करती है दोस्तों, संसद को अनुमति देने के पूर्व संबंधित राज्य को समय अवधि निश्चित देती है। समय अवधि निश्चित देती है, और इसके समय अवधि दोस्तों निश्चित देती है। उसके बाद हम बात करें तो निश्चित समय अवधि देती है। क्या निश्चित समय अवधि देती है? समय अवधि खत्म होने के बाद, समय अवधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति संसद को अनुमति देता है। और संसद इसे साधारण बहुमत से क्या करता है, तो साधारण बहुमत से
मतलब इसे 368 के तरह संविधान संशोधन नहीं माना जाता और साधारण बहुमत से राज्य क्षेत्र के नाम, सीमा और परिवर्तन करती है दोस्तों। तो आर्टिकल 3 में ही प्रावधान था दोस्तों। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 के बारे में कि आर्टिकल 4 में क्या प्रावधान। तो दोस्तों आर्टिकल 4 में इन दोनों के लिए जो प्रावधान है उसी के बारे में वर्णन है। तो हम इसका लिखेंगे कि आर्टिकल 2 और 3 के लिए जो प्रावधान है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसे क्या दोस्तों, तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 आर्टिकल के तहत जाएगा। बल्कि दोस्तों समस्या उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह नॉर्मल किससे किया जा रहा है, तो सामान्य बहुमत से या साधारण बहुमत से नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे साधारण बहुमत से किया जाएगा। इसे साधारण बहुमत से किया जाएगा। साधारण बहुमत से किया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 2-3 में जो भी प्रावधान है दोस्तों, राज्य क्षेत्र में दूसरे राज्य क्षेत्र को शामिल करना या राज्य के अंदर मतलब देश के अंदर राज्य के सीमा को परिवर्तन करना दोस्तों, सबका प्रावधान 368 के अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे साधारण बहुमत से किया जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद बात करें दोस्तों, तो हम बताए थे आपको कि हम एक अंतर बताएंगे जो कि है सामंतवाद और जमींदार में, कि जमींदार क्या होता है दोस्तों और सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद क्या होता है, एक तरफ है सामंतवाद और एक तरफ है जमींदार। तो दोस्तों जमींदार के पास भूमि होती है दोस्तों, भूमि अधिकार होती है, भूमि का पहला भूमि का और दूसरा लगान वसूलने का। और सामंतवाद जो होता है दोस्तों, सामंत जो होते हैं उनके पास अधिकार क्या होता है दोस्तों, तो इनके पास सेना प्लस भूमि का अधिकार होता है। सेना प्लस भूमि का अधिकार। और जबकि दोस्तों जमींदार के पास कोई भी सिर्फ लगान वसूल और भूमि का अधिकार होता है, कोई भी सेना का अधिकार नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपको हम पॉलिटी समझा चुके हैं दोस्तों। अगला हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्यों का आखिर निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद।